ख़वातीन व हज़रात खुशामदीद, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान नौशीन ख्वाजा। और आज मेरे साथ मौजूद हैं आबिद अंदलीब साहब, जिनका ताल्लुक़ नीलम से है और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट्स हैं नीलम से इलेक्शन लड़ रहे थे और एक बड़ी तादाद में वोट नीलम के लोगों ने उनको डाला, लेकिन फिर भी उनको कामयाबी हासिल ना हो सकी। और इसी सब सिचुएशन के हवाले से उनसे आज हम बातचीत करेंगे कि नीलम के इलेक्शंस कैसे रहे, वो इन इलेक्शंस को कैसे देखते हैं और जो उम्मीदवार नीलम से कामयाब हुए वो कैसे कामयाब हुए और क्या सूरत हाल रही नीलम की। इस हवाले से उनसे हम जानते हैं। आबिद अंदलीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। एक बार पहले आपका मेरे साथ सेशन हुआ था जिसमें आपने बताया था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं बनेगी। क्या रीज़न हुई कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बाहर हुई अभी हुकूमत से? देखिए, बिल्कुल तो बाहर नहीं हुई अभी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब हमारे उम्मीदवार हैं जी, रावलाकोट से। वो बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं, इंशाल्लाह वो जीतेंगे। ठीक है, ये बात आपकी ठीक है। हमने ये बात की थी, बहुत बार की थी। उस वक्त बहुत अच्छे हालात थे। हर फरीक, जितने स्टेक होल्डर हैं, वो ये समझते थे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को रिवाइव होना चाहिए। ठीक है। और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो वजूद है, जो एग्जिस्टेंस है ना, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। वो वाहिद सियासी जमात है जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर गो के वो पार्लिमानी सियासत से आउट हो गई है, लेकिन नजरियाती तौर पे वो वाहिद सियासी जमात है जो ग्राउंड पे मौजूद है जी। दो इंतहाएं, एक वो इंतहा जो कहती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अंदर, और दूसरी है जो अब इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करते हैं, या जो दूसरा बयानिया है। बीच में तो कुछ भी नहीं है ना। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को रिवाइव करना था, ये डिसाइडेड था। नहीं हो पाई, इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो सकती है कि क्या क्या फैक्टर्स थे, लेकिन ये अपनी जगह उस वक्त की एक हकीकत थी जी। इस पे तकरीबन तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को रिवाइव होना है। ठीक है। और आज भी मुझे लगता है कि आज़ाद कश्मीर को अगर किसी नजरियाती सियासी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है तो वो इंडिजिनस लोकल पार्टी होने के साथ साथ जो नजरियाती तौर पे एक पुख्ता जमात है जिसकी तकरीबन 100 साल की तारीख है, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही है और वही हो सकती है, उसको होना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारा ज्यादा बात हो सकती है, अब आगे फर्दर हम बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह क्यों नहीं हुई। आबिद साहब, क्या आवाम से कोई शिकवा है आपको? जितनी मेहनत आपने की थी नीलम में इलेक्शंस के हवाले से, जो हम देखते रहे, ये जो कियास था आज़ाद कश्मीर में इससे पहले जो देखा गया, उसके बाद से तो इंटरनेट ब्लॉकेज और वो सारे मसाइल, तो क्या देखते हैं आपका वोट बैंक जो क्यों इतना कम रहा? कम तो नहीं रहा, अच्छी लीड रही, लेकिन वो रिटर्न क्यों नहीं किया आवाम ने? मैं बताता हूँ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें समझ आई। कैसे समझ आई? ये आपकी बात, इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी एफर्ट हमने की आज़ाद कश्मीर के अंदर 6 महीने घर घर जाके, इतनी किसी दूसरी सियासी कारकुन ने नहीं की, किसी सियासी उम्मीदवार ने इतनी एफर्ट आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं की। यानी मैं वो आदमी हूँ जो 6 महीने से हल्के के अंदर मौजूद था, और जितने हमारे कंपिटिटर्स थे, शाह गुलाम कादर हूँ या मियां अब्दुल वहीद, वो सिर्फ 10 दिन हल्के के अंदर गए। आखिरी 10 दिन वो जा भी नहीं पा रहे थे। लोगों ने खुद उनका दाखिला बंद किया हुआ था। लोग खुद उनसे तंग आए हुए थे, और वही लोग जो उनको गालियां देते थे, बुरा भला बोलते थे, उनसे शिकवा करते थे, उन्हीं लोगों ने उनको वोट डाल दिया। आवाम से मुझे कोई शिकवा नहीं है। हमने अपने एंड से देखें बहुत भरपूर मेहनत की। हम ये कर सकते थे जी। हम नजरियाती तौर पे बात कर सकते थे, हम लोगों को शऊर दे सकते थे कि नीलम वैली की सियासत नीलम वैली के अंदर होनी चाहिए, नीलम वैली के फैसले नीलम वैली के अंदर होने चाहिए, बाहर नहीं होने चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आगे बीच में। एक तो जो मीरपुर का इलेक्शन पहले हो गया जी, उसने लोगों के जहन एक सेकंड के अंदर चेंज कर दिए। आपको पता है कि हर बंदा इक़्तिदार की तरफ देखता है, इक़्तिदार को वोट देता है जी। वो एक जो नतीजा था, उसने पूरे पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया। उससे पहले के जितने भी जो थे, एस्टिमेशंस थी, लोगों का अपना जहन था, जो लोग सोच रहे थे, जो इस इलेक्शन की असेसमेंट्स थी, वो सब तमाम तज्जिए उलट हो गए उस मीरपुर के इलेक्शन के नतीजे में। वहाँ पे नून लीग को एक बड़ी वाज़ेह कामयाबी मिल गई। तो एक माहौल बन गया कि वो जो डिवीजन है, मीरपुर डिवीजन, जिसमें ये कयास किया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी यहाँ से जीतेगी बड़ी अक्सरियत से, वहाँ पे नून लीग जीत गई। तो पूरे कश्मीर के अंदर उसकी एक वेव चल गई। 4-5-6 हज़ार वोटों का डिफरेंस सिर्फ हर उम्मीदवार को इस बुनियाद के ऊपर पड़ा। ठीक है, जो वहाँ की एक वेव थी, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। उसके साथ साथ जो
मेरे हल्के का प्रॉब्लम हुआ वो ये हुआ कि शाह गुलाम कादर साहब पिछले 20 साल से अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म को उम्मीदवार के मार्केट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस दफ़ा शायद ज़्यादा उनके पास ये लोगों को कन्विंस करने के लिए आर्गूमेंट था कि वो पार्टी के सदर भी हैं, तो वो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं। ठीक है। लोगों ने शायद इस बात को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दी। लेकिन जो हैरान कुन बात थी वो ये थी कि बहुत सारी ऐसी जगह जैसे वो वहाँ ऐसी यूसी जिनमें वो जा नहीं सके, जैसे मैं अपर गुरेज गया, लोअर गुरेज मैंने कैंपेन की, वहाँ पे देख के दोस्तों के साथ हम बैठे, उनसे बात की, उनमें से कोई शख्स वहाँ पे नहीं पहुँचा। सुरगन में बहुत ज़्यादा हमने वर्क किया, शारदा के अंदर, शारदा पुल से पार नहीं होने दिया गया शाह गुलाम कादर के काफिले को, लेकिन हमने वहाँ पे भी काम किया। ये जो वोटर है उसकी अपनी एक सोचने का एक अपना एक अंदाज है, वो अपने तरीके से देखता है, वो अपनी मजबूरियों को वोट डालता है। नीलम वैली के अंदर बहुत ज्यादा खौफ है। अभी देखें जिन लोगों ने मुझे वोट डाला हुआ है अभी से ही उनके साथ सियासी इंतकाम शुरू हो गया है। से तो नाफिर थे लोग। नहीं वो सब वो बात आपकी ठीक है ना, लेकिन लोग मुझे ये एक चीज है जो अभी तक मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक वही शख्स जिसको आप बुरा भला बोलते हैं, जिससे आप नाराज होते हैं, जिसके खिलाफ आप तकरीरें करते हैं, फिर उसी को आप वोट देते हैं, तो फिर आपके और उसके दरमियान अब ताल्लुक की नोयत क्या बची हुई है सिवाय मफाद के या जबर के या खास तौर पर जब आप नौजवान जो अभी इलेक्शन लड़ रहे थे, जैसे डॉक्टर इरफान है, आप हैं, आपने वो मसाइल हाईलाइट किए जिन पे अवाम को एतराज़ था सियासतदानों पे कि इनकी वजह से अवाम ने सफ़र किया। आप वही चीज़ें लेकर अवाम के पास आए, फिर अवाम अगर आपको वोट नहीं डालती है और उन्हीं हुक्मरानों को वोट डालती है, फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा आगे आने वाले हालात में? देखें, मुर्द इल्ज़ाम आवाम को नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि आवाम जो है ना वो बहुत पिसी हुई होती है। हमारे यहाँ जितने लोग वोट डालते हैं ना, अब मुझे ये बात समझ आई कि वो मजबूरी को वोट डालते हैं, खौफ को वोट डालते हैं, जबर को वोट डालते हैं। यानी कि अभी मेरे वोटर जो हैं उनको अभी से ही इंतकाम का निशाना बनाना शुरू कर दिया वहां की जो लोग जीते हुए उन्होंने। तो वहां पे ऐसे नादीदा खौफ हैं हमारे माशरे के अंदर जो कहीं डिस्कस नहीं होते, कहीं बयान ही नहीं होते। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी। और फिर मैंने आपको बताया जैसे एक वफाक के अंदर गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा रोल था उसका। अब ये भी एक ट्रेंड बन गया आज़ाद कश्मीर के अंदर कि जो वफाक के अंदर गवर्नमेंट होती है वही पार्टी बनाएगी, लिहाजा वोट उनको देना चाहिए, ताकि क्योंकि जीतना उन्होंने ही है, तो फिर हम तो ये भी एक फैक्टर। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि ये जो इंतखाबी मुहिम है, क्या किसी हिकमत अमली की कमी रह गई थी जो मुहिम चलाने की, क्या था कि जो असल लोग थे वो नहीं आ सके? 2-3 चीजें ये भी थी। एक तो इंटरनेट ना होना, ये भी एक फैक्टर था। ठीक है। कुछ लोग मुजफ्फराबाद से ऊपर नहीं जा पाए, उस दिन आपको पता है मुजफ्फराबाद बंद हो गया था, ये भी एक फैक्टर था। ठीक है। पार्टी का टिकट बहुत ज्यादा बड़ा बोझ था। जो असल बात है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो बयानी है, ये भारी बयानी है। ठीक है। इन हालात में इसका बोझ उठाना आसान काम नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे आज़ाद उम्मीदवार होते तो सूरत हाल डिफरेंट होती। मैं इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करता, लेकिन ये हकीकत है कि पार्टी का टिकट भी एक बहुत बड़ी आजमाइश था, आजमाइश होती है। हाँ, एग्जैक्टली। खास तौर पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट, और उसके साथ ही एक लेवल एसोसिएट हुआ है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जो भी बंदा आता है तो वो हार जाता है। मतलब पिछले 20 साल की ये प्रैक्टिस थी, तो ये भी एक वजह बन गया। ठीक है। बहुत सारे और ऐसे फैक्टर हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ये नतीजे सारे इकट्ठे आते तो हालात बहुत डिफरेंट हो सकते थे, नतीजा बहुत डिफरेंट हो सकता था। मीरपुर डिवीजन के नताइज ने पूरे आज़ाद कश्मीर के नताइज को बहुत खौफनाक हद तक मुतासर किया, चेंज कर दिया ओवरऑल। एक कहते हैं ना, एक पैराडाइम शिफ्ट आया, लोगों के सोचने का अंदाज 1 घंटे के अंदर अंदर बदल गया। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। क्या समझते हैं कि शाह गुलाम कादिर और मियां वहीद किस वजह से कामयाब हुए, जबकि अवाम में एग्रेशन दिखा रही थी ये इंटरनेट ब्लॉकेज से पहले तो खासा, यानी अवाम एक्सेप्ट, शाह गुलाम कादिर साहब को तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि ये जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो गवर्नमेंट फैक्टर, पार्टी की सदारत का भी एक फैक्टर था, नून लीग की वफाक के अंदर चूंकि गवर्नमेंट थी वो भी एक फैक्टर था, और बहुत सारे लोगों ने उनको ये समझ के वोट दिया कि नीलम के अंदर एक एजाज आएगा कि वो शायद पीएम बन जाएं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। ठीक है। क्या पार्टी क़यादत ने आपको मतलूबा जो सपोर्ट थी वो फराम की थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क्या सपोर्ट फराम कर सकती थी, ये सोचने की बात है ना। वो 15-20 साल से इक़्तिदार से बाहर है वो जमात। ठीक है। और जहाँ तक मॉरल सपोर्ट का ताल्लुक है, ज़ाहिर है तीक साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और वो उनकी हमदर्दी हमारे साथ ही अब भी है। ठीक है। क्या इंतखाबी अमल शफाफ और गैर जानिबदार था, कैसे देखते हैं?
ये एक बहुत अहम सवाल है। ओवरऑल आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन जो नतीजा मीरपुर का पहले आ गया, चूंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर पहले इस तरह से कभी इंतखाबात नहीं हुए थे, ठीक है, उसने बहुत ज्यादा लोगों को, पब्लिक पल्स को इफेक्ट किया, चेंज किया। बाकी अदरवाइज आप देखें तो सिवाय कुछ जगहों पे जैसे फिसर राठौर साहब का कहा जा रहा है, उनके हल्के में हुआ है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग हुई होगी। ठीक है, इलेक्शन जो है वो इलेक्शन डे के ऊपर कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई। ठीक है, क्या आप नताइज को तस्लीम करते हैं? हाँ, डेफिनेटली करते हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या है इसके अलावा। ये आवाम के फैसले को हमें कबूल करना चाहिए। ठीक है, जो भी आवाम का फैसला है उसको खुले दिल से आपको कबूल करना चाहिए। और हम तो मतलब दूसरे दिन ही हमने शुक्रिया मुहिम शुरू कर दी थी। यही होना चाहिए, यही रीत होनी चाहिए, ना कि आप जो है ना वो अपनी नाकामी का इल्ज़ाम किसी और को दे दें। ऐसे मुआशरा आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, आवाम ने ये फैसला किया, जैसे आवाम फैसला करेगी वैसे ही हुक्मरान उन पे मुसल्लत होंगे। हाँ, नताइज हम ये निकाल सकते हैं कि वो दोबारा से वही लोग अपने ऊपर मुसल्लत किए जिनके लिए रोड्स पे निकले थे। क्या समझते हैं कि नीलम के अवाम का सबसे बड़ा जो मसला है, सबसे बड़ी जो तरजीह है वोट देने में, वो क्या है? नीलम के लोगों की हाथ, नीलम के लोगों की तरजीह उसूली तौर पे होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसूली तौर पे होना चाहिए नीलम की अपनी इज्जत। क्योंकि नीलम का प्रॉब्लम है कि नीलम से शाह गुलाम कादरी या मियां वहीद जो इलेक्शन लड़ते हैं वो नीलम के नहीं है। ये लोगों को अभी समझ नहीं आती ये बात, कुछ लोगों को खैर आ भी रही है। रूट्स नहीं है, हाँ, उनकी वहां पे रिश्ता कोई नहीं उस जमीन के साथ। जी, ये बात मैं बहुत दफा करता था कि यार कोई शख्स किसी दूसरी जगह जाके आबाद हो जाता है वक्ती तौर पे किसी वक्ती फायदे के लिए, तो कभी भी उस मट्टी को अपना नहीं सकता। उस जमीन से उसका कभी भी रूहानी रिश्ता कायम नहीं हो सकता, जज्बाती रिश्ता कायम नहीं हो सकता, वो मुफाद की हद तक है। Exactly. वही स्टेटस शाह गुलाम कादर का, वही मियां वहीद का है अपर हल्के के अंदर। तो अब ये एक बड़ा अजीब व गरीब फिनोमेना है कि लोगों को ये चीज़ शायद इसलिए समझ नहीं आती कि एक न्यू नॉर्मल बन गया हुआ है, ये लोगों के लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती। और फिर मुझे याद है कि शाह साहब के लिए सबसे ज़्यादा जो गुस्सा था लोगों में वो सुरगन की यूसी में था जी, और लोअर गुरेज में था, और वहीं से उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है ना वो वोट भी लिए। शारदा के अंदर था, वहीं से उन्होंने, केल के अंदर भी था, वहीं से उन्होंने वोट उठाए। तो ये चीज़ हम अभी तक समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल, exactly. क्या चीज़ें जो है वो आखिरी वक्त में लोगों को चेंज कर देती है, उनके पर्सपेक्टिव को चेंज कर देती है। तो मुझे लगता है वो कोई गहरा मुफाद होता है। और नीलम जो है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो पीछे रह गया, या बहुत सी जो है वहाँ पे फ्लाज रह गए में, तो उनको फुलफिल करने के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी था कि नीलम के जो आवाम थे वो सोच समझ कर फैसला करते। टूरिज़्म कितना पीछे चला गया हुआ नीलम का, ये बताइएगा। देखिए, टूरिज़्म तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया ना जब से ये जेक सड़कों के ऊपर आई है, बिल्कुल ज़ीरो हो गया है और पिट गई है हमारी इंडस्ट्री। ये एक इंडस्ट्री थी जो लोकल थी, जिसने जो पाँव के ऊपर खड़ी हुई, जिसने नीलम वैली को थोड़ा एक बूस्ट दिया था, बहुत ज़्यादा रुल गई है। बहुत ज़्यादा ऐसे टूरिस्ट जो नीलम जाना चाहते हैं ख़ास तौर पे, वो शिफ्ट हो गए हैं नॉर्थ में, ठीक है, जीबी में, नारायण कागान में। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है। ठीक है, अल्लाह करे हालात ठीक हो जाएं, ये क्राउड इसके साथ कोई मामलात बन जाएं, ठीक है, और आज़ाद कश्मीर को दोबारा रिवाइव किया जाए। क्या टूरिज्म दोबारा से रिवाइव हो पाएगा? करंट गवर्नमेंट का नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। देखिए, नई गवर्नमेंट आएगी, उसके बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। जहां आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी बयानी की तश्कील नो है, कौमी बयानी की तश्कील नो है, उसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें एसोसिएटेड हैं। टूरिज्म को खड़ा करना है, नॉर्मल करना है हालात को, जिंदगी को नॉर्मलाइज करना है, वो चीज़ें अभी वहाँ पे हुई नहीं है। उसकी बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। और वही एक नई गवर्नमेंट का जो है वो चैलेंज होगा कि वो कैसे ये एहसास दिलाए लोगों को कि हाँ वाकई एक नई गवर्नमेंट आ गई हुई है, वो इन फील्ड है और उसका एक वजूद है, उसकी एक प्रेजेंस है। वो उन पे डिपेंड करता है कि अगर वो आवाम की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकें। नीलम के मुख्तलिफ इलाके जो हैं मैंने देखे हैं, ख़ासतौर पर गुरेज साइड पे और रवात है, लवात, उस साइड पे अभी तक तो रोड्स जो हैं नहीं, पूरे नीलम में यही मसला है रोड्स का, यानी जी वो जो लोड जीपें होती हैं उन पे ही आप जा सकते हैं, और वो भी कुछ जगहों पे तो वहाँ पे भी नहीं जा सकते। ये तो पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर टूरिज्म आप कैसे देखते हैं, फिर कैसे प्रमोट होगा? अगर देखिए, नहीं, अभी तो सबसे पहले मरहला तो ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर टूरिज्म ओपन हो ना। जो ऑलरेडी जो
नुकसान हुआ है, जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जो ब्लॉकेड है, वो ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि टूरिज्म खुल गया था, लेकिन उस तरह से वो मोटिवेशन नज़र नहीं आ रही, चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि कुछ जगहों पे मामला फंसे हुए हैं अभी भी ना जी, पुंछ डिवीजन के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट फिर ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में जाता है, पूरी इंडस्ट्री के ऊपर जाता है। सब लोगों को ये होता है यानी हालात ख़राब हो सकते हैं, किसी वक्त भी जो है वो अजीब सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो लिहाजा अवॉइड किया जाए। तो टूरिस्ट की अपनी एक साइकी है, वो हसल में नहीं जाना चाहता। वो पैसे उसने जो जमा किए हुए हैं अपने ऊपर खर्च करने के लिए या किसी अच्छी जगह पे खर्च करने के लिए, तो वहाँ सुकून के लिए जाना चाहता है। तो वो किसी नए एडवेंचर का मुतम्मल तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहला जो बड़ा चैलेंज है वो पूरी गवर्नमेंट के लिए कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात को नॉर्मलाइज करना। जब हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो टूरिज्म का फ्लक्स खुद ब खुद शुरू होगा। ठीक है, वो सिर्फ नीलम वैली के अंदर ही नहीं होगा, बाकी जगहों के ऊपर भी होगा। लेकिन वही चेहरे जब आप असेंबली में देखेंगे तो क्या ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है, ये बड़ा अफसोसनाक हुआ है कि सब के सब वही लोग आ गए। मतलब अब इस पार्लियामेंट को आपको नए लोग देने चाहिए, वो लोग देने चाहिए जो नए हालात को समझते हैं, जो नए हालात के तकाज़ों को समझते हैं, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को समझते हैं, जो जेन जी के मसाइल को समझते हैं, उनके माइंडसेट को समझते हैं, जो डिजिटल मीडिया को समझते हैं, उस अप्रोच को समझते हैं कि दुनिया किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई हुई है। बिल्कुल। और ये पुराने लोग हैं, इनके पास नई नस्ल के सवालों के जवाब नहीं है। बिल्कुल। ये नए अहद को, नए असर को नहीं समझते, और जो आए रोज उसी लाठी से इस मुआशरे को हाँकते हैं जो 1970 वाली है, 1980 वाली है। और सिर्फ फंड्स पे डिपेंड करना, यानी आज सिर्फ आप फंड्स पे डिपेंड। अब नीलम वैली के अंदर जो इलेक्शन लड़ा गया, शाह साहब ने अपने साथ लोकल गवर्नमेंट और जेके बैंक का मतलब मिला के लड़ा है, पैसे लगा के स्कीमों के ऊपर लड़ा है। ये कल्चर अब इतनी देर तक लोगों को आप इस किताबें नहीं रख सकते। बिल्कुल, इसके देता मुआशरा नहीं बना सकते, नहीं बना पाइप पे स्कीम पे आप मुआशरा खड़ा नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी चाहिए आपको, विजन चाहिए, आपको अप्रोच चाहिए, बिल्कुल एक प्रैग्मेटिक अप्रोच चाहिए। उनके पास क्या है? उनके पास यही है कि आपने स्कीम देनी है लोगों को, स्कीम देनी है, फंड्स लेने, ट्रांसफर करना है, तबादले के खौफ में रखना है लोगों को। अच्छा, यहाँ तक होता था कि आखिरी दिन तक चेक तकसीम होते रहे, आखिरी दिन तक वो कैश की सूरत में वो पैसा निकाल के लोगों को देते रहे कि लोकल गवर्नमेंट का, कि जो वोट, फिर कुछ उन्होंने एलियन लगा दी, कुछ अकाउंट्स के अंदर पाबंदी लगा ली पैसा ट्रांसफर करके कि आप वोट देंगे तो फिर ये आपको मिलेगा। वो पूरा एक उन्होंने पूरे निजाम को हाईजैक करके मैंने इवन एप्लीकेशन दी इलेक्शन कमीशन के अंदर कि मैंने कहा सर इसको देखा जाए, तो वो पता ही नहीं चला कि वो कहाँ। और इवन जो इंतजामिया में लोग होते हैं, ये इनके अपने होते हैं। हाँ, इंतजामिया की सारी प्लेसमेंट लोकल गवर्नमेंट की जितनी भी उन्होंने अपना जेके बैंक का अपना अपनी मर्जी का रखा होता है, उसी के वो सब कुछ पूरी गेम वहाँ पे बैठ के बनाते हैं, वहाँ पे होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आबद अंदलीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें पॉडकास्ट के लिए वक्त दिया। कश्मीर डिजिटल से नौशीन ख्वाजा को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।